सार्क नाम तो सुना ही होगा, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पर सच कहूं तो काफी टाइम से ये नाम खबरों से गायब सा था, बिल्कुल खामोश। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खामोशी में एक चिंगारी सी लगा दी है। तो खामोशी में एक चिंगारी। हम आज सार्क के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? मतलब एक ऐसा संगठन जो सालों से एक तरह से इनएक्टिव था, वो अचानक से इतना रेलेवेंट कैसे हो गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो यही है सबसे बड़ा सवाल। चर्चा में क्यों? आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी एक वजह थी जिसने सालों की इस चुप्पी को तोड़ा? और वजह थी एक ग्लोबल पैंडेमिक। जी हाँ, कोविड-19। मार्च 2020 में कई सालों के बाद सार्क देशों के लीडर्स एक साथ आए वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इस महामारी से लड़ने की रणनीति बनाने के लिए। सोचिए ये कितना बड़ा मोमेंट रहा होगा, सालों बाद सब एक साथ एक स्क्रीन पर। और देखिए ये सिर्फ बातें नहीं थीं, एक्शन भी हुआ। भारत ने आगे बढ़कर एक सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाने का प्रस्ताव रखा और शुरुआती मदद के तौर पर $10 मिलियन देने का ऐलान भी कर दिया। तो मतलब कुछ ठोस हुआ। तो सार्क क्या है? कागज पर एक क्षेत्रीय महाशक्ति। अच्छा, अब जब हम इस ताज़ा घटना की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक कदम पीछे जाकर ये समझें कि आखिर ये सार्क है क्या और इसे कागज पर महाशक्ति क्यों कहा जाता है। चलिए इसके बेसिक्स को फटाफट देख लेते हैं। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी शुरुआत हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और ये 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? ये रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। मतलब पूरा का पूरा साउथ एशियन पड़ोसी एक साथ। अब इसके स्केल को समझने के लिए जरा कुछ नंबरों पर नजर डालते हैं। ये देश मिलकर दुनिया के टोटल लैंड एरिया का सिर्फ 3% हिस्सा कवर करते हैं। ज्यादा नहीं है ना? लेकिन जब बात आती है आबादी की तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। दुनिया की 21% आबादी, जी हाँ 21% इन्हीं देशों में रहती है। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और इकोनॉमी 2015 के हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी में इन देशों का हिस्सा था करीब 9.12%। तो जमीन भले ही कम हो, पर आबादी और आर्थिक क्षमता के हिसाब से देखें तो पोटेंशियल तो जबरदस्त है। एक क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब सार्क बना था तो उसका विजन क्या था, क्या सोचकर इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आइडिया पहली बार आया 1970s में, जब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने एक साउथ एशियन ट्रेड ब्लॉक का जिक्र किया। फिर 1981 में 7 देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज कोलंबो में मिले और फाइनली 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क की ऑफिशियल शुरुआत हो गई। और हाँ, 2007 में अफगानिस्तान भी इसका 8वां मेंबर बन गया। महान गतिरोध, मतलब रफ्तार क्यों रुक गई? अब सवाल ये उठता है कि अगर शुरुआत इतनी अच्छी थी, इतने बड़े विजन के साथ थी, तो फिर ये गाड़ी पटरी से उतरी कैसे? वो मोमेंटम खत्म क्यों हो गया? एक बहुत बड़ी वजह थी इकोनॉमी। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समझौता बहुत सफल नहीं रहा। मतलब 2006 में जो साफ्टा शुरू हुआ था उससे उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन असल में वो उतना कामयाब हो नहीं पाया। और अब इस बात पर जरा गौर कीजिए, सार्क का आखिरी फुल समिट, मतलब जहां सारे बड़े लीडर्स एक साथ बैठते हैं, वो हुआ था 2014 में। जी 2014। उसके बाद 2016 में समिट इस्लामाबाद में होना था, लेकिन उरी में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया और फिर वो समिट कैंसिल हो गया। और बस उसके बाद से कोई समिट हुआ ही नहीं। 2014 से लेकर 2020 की उस वीडियो कॉन्फ्रेंस तक एक लंबा सन्नाटा। सार्क मुख्य तथ्य, चलिए एक नज़र में कुछ ज़रूरी जानकारी देख लेते हैं, एक तरह का क्विक रिकैप। तो सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और यहाँ पर एक क्विक रेफरेंस टेबल है, 8 सदस्य देश, उनकी राजधानियां और उस वक्त के उनके लीडर्स। एक नज़र में सारी जानकारी। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या एक साझा संकट एक विभाजित क्षेत्र को फिर से जिंदा कर सकता है? देखिए, कोविड एक ऐसा ही संकट था जो सबको साथ ले आया। तो क्या भविष्य में भी ऐसा ही कुछ इस रीजन को फिर से एक साथ काम करने के लिए मजबूर कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।